जय हिंद दोस्तों। 31 अक्टूबर 1984 का वो दिन, इंदिरा गांधी अपने डेली रूटीन की तरह सुबह उठती हैं, लेकिन आज कुछ उनके साथ ऐसा होने वाला था जिससे वो अनजान थी। आज कुछ ऐसा होने वाला था जिससे देश में सदियों सदियों तक याद किया जाएगा। इंदिरा गांधी एक सफदरगंज रोड पर अपने दो बंगलों के साथ रहा करती थी। एक बंगले में इंदिरा गांधी, उनके बेटे राजीव गांधी, उनकी बहू सोनिया गांधी और पोते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ रहती थी। इंदिरा गांधी अपना दूसरा बंगला ऑफिस के तौर पर लोगों से मिलने जुलने के लिए इस्तेमाल करती थी। और उसी दिन इंदिरा गांधी का एक इंटरव्यू होना था। एक ब्रिटिश आईएनएस टीवी का जर्नलिस्ट उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। सुबह 9:30 बजे इंदिरा गांधी का इंटरव्यू होना था और ये जर्नलिस्ट 2 दिन तक इंदिरा गांधी के साथ रहता। उनके डेली रूटीन को देखता कि इंदिरा गांधी सुबह शाम तक क्या करती हैं, अपना दिनचर्या कैसे बिताती हैं। इंदिरा गांधी के साथ रहना ये सब कुछ पहले से तय था। इंदिरा गांधी एक सफदरगंज रोड पर रहती थी और दूसरा बंगला 50 मीटर दूर यानी एक अकबर रोड तक जा रही थी, क्योंकि वहां पर इनका 1 घंटे का इंटरव्यू होना था। जब इंदिरा गांधी अपने घर तैयार होकर निकलती हैं तो नारंगी कलर की साड़ी पहनी हुई थी। इनके घर और ऑफिस के बीच में एक गेट होता है। गेट क्रॉस करते ही ऑफिस पहुंच जाती थी, पर उस दिन अपने घर से जैसे निकलती हैं और गेट पर पहुंचती हैं, उसी गेट पर इनके 2 बॉडीगार्ड होते हैं, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। इन दोनों की ड्यूटी उसी गेट पर लगी हुई थी। उस दिन इंदिरा गांधी बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी थी। ये सोचती है घर से 50 मीटर दूर ही तो जाना है, यहाँ सब लोग अपने ही हैं, तो अपनों से क्या खतरा। कहते कि इंदिरा गांधी के जितने भी सुरक्षा गार्ड थे उनमें से बेअंत सिंह उनका सबसे फेवरेट गार्ड था। यहाँ तक कि बेअंत सिंह इंदिरा गांधी के साथ कई बार विदेशी दौरे पर भी गया था और हमेशा साथ रहता था, और यह 10 साल से पीएम की सुरक्षा में था। और दूसरा जो सतवंत सिंह था वो सिर्फ 5 महीना पहले ही आया था और 5 महीना से पीएम की सिक्योरिटी में लगा था, लेकिन पहले इसकी ड्यूटी पीएम के घर के बाहर लगी हुई थी और बेअंत सिंह की ड्यूटी अंदर थी। सतवंत सिंह बहाना करता है और कहता है कि मेरा पेट खराब है, मेरी ड्यूटी गेट के अंदर कर दो, वहां से टॉयलेट जाने में मुझे आसानी होगी। इसके ऊपर किसी का शक नहीं होता है और इसके सीनियर इसकी ड्यूटी बाहर से चेंज करके अंदर कर देते हैं। इंदिरा गांधी गोली लगने से 5 महीना पहले 6 जून 1984 को अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। तो उसके बाद हमारी जो खुफिया एजेंसी रॉ है उसने एक रिपोर्ट दिया था कि इंदिरा गांधी जो पर्सनल सिक्योरिटी है, उनका जो सुरक्षा घेरा है, उनमें से जितने भी सिख है उनको हटा दिया जाए, क्योंकि इनको जान को खतरा है। इसके बाद इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी से बेअंत सिंह को हटा भी दिया गया था, लेकिन बेअंत सिंह डायरेक्ट इंदिरा गांधी के पास गया, सारी बात बताई और रिक्वेस्ट किया कि मैडम आप मुझे अपनी सिक्योरिटी से मत हटाइए। फिर इंदिरा गांधी ये बात आर के धवन से कहा। इंदिरा गांधी और के धवन के कहने पर उन्होंने पीएम की सुरक्षा में फिर वापस ले लिया। यहां तक कि इस हादसे से 2 महीना पहले इंदिरा गांधी से मिलने पीएम हाउस में 2 गेस्ट आए थे। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को देखकर कहा, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आपकी जान को खतरा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपकी सिक्योरिटी में अभी भी सिख है। कहते इंदिरा गांधी चलते चलते अचानक बेअंत सिंह के कंधे पर हाथ रखती हैं और उस मेहमान से कहती हैं, जब तक ऐसे सिख मेरे साथ हैं तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में हुआ ये था, कुछ खालिस्तानी आतंकी गोल्डन टेम्पल में छुपे रहते हैं और बहुत ही आतंक मचाते हैं। उनको मारने के लिए इंदिरा गांधी उसके अंदर टैंक चलवा देती हैं। इंदिरा गांधी जब अपने बंगले से निकलकर दूसरे बंगले यानी ऑफिस की तरफ जा रही थी तो इनके साथ चल रहे थे पर्सनल सिक्योरिटी आर के धवन, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल, उनका पुश्तैनी नौकर नाथूराम और साथ में एक कांस्टेबल। इंदिरा गांधी जैसे जैसे गेट की तरफ बढ़ रही थी उनको देखकर पहला बॉडीगार्ड बेअंत सिंह उनकी तरफ बढ़ने लगा। इंदिरा गांधी और बेअंत सिंह की नजरें मिली। उसके बाद इंदिरा गांधी बेअंत सिंह को देखकर मुस्कुराई और नमस्ते के लिए हाथ जोड़ ही रही थी। इंदिरा गांधी हाथ इसलिए जोड़ रही थी, उनको मालूम था कि हाथ जोड़कर नमस्ते करेगा, क्योंकि इंदिरा गांधी को जब भी देखता था तो उनको हाथ जोड़कर नमस्ते करता था। इसलिए इंदिरा गांधी ने अपनी ओर बढ़ता देखकर सोची कि आज भी नमस्ते करेगा, इसलिए इंदिरा गांधी पहले हाथ जोड़ने लगी। लेकिन आज उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, उसका मिजाज कुछ अलग था। बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी के ऊपर तान दी और जब तक कोई समझ पाता उससे पहले उसने 3 राउंड इंदिरा गांधी के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया और तीनों की तीनों गोली इंदिरा गांधी को लगी। गोली लगती वो धड़ाम से नीचे गिर गई। इंदिरा गांधी की जमीन पर गिरते ही बेअंत सिंह के पीछे खड़ा सतवंत सिंह से बोला, तुम देख क्या रहे हो, गोली चलाओ। उसके बाद सतवंत सिंह ने जमीन पर गिरी इंदिरा गांधी के ऊपर अपनी ऑटोमेटिक स्टेन गन तान दी और स्टेन गन की मैगजीन में 27 गोलियां थी। 27 से 27 गोलियां इंदिरा गांधी के जिस्म में फायर कर दिया। जब तक उसकी मैगजीन से गोलियां खत्म नहीं हो गई तब तक वो फायर करता रहा। जैसे उसकी मैगजीन खाली हो गई उसने स्टैंड गन फेंका और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोला, हमने अपना बदला ले लिया, अब तुमको जो करना है कर लो। तब तक बेअंत सिंह ने भी जो 3 गोली मारी थी उसने भी अपनी पिस्टल नीचे फेंका और अपना दोनों हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दिया। ये दोनों पहले से प्लान बनाकर आए थे कि इंदिरा गांधी गोली मारने के बाद अपने आप को सरेंडर कर देंगे, नहीं तो जवाबी फायरिंग में दोनों ही मारे जाएंगे। तब तक आईटीबीपी
सीआरपीएफ के जवान दौड़ते हुए आते हैं और दोनों को अपने काबू में कर लेते हैं। इधर इंदिरा गांधी जमीन पर दर्द के मारे करा रही थी और उनके शरीर से खून बहुत ज्यादा बहता जा रहा था। तभी गोलियों की आवाज सुनकर सोनिया गांधी घर के अंदर से नंगे पैर दौड़ती हुई आती हैं। आरके धवन और सोनिया गांधी रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करे। पीएम हाउस में हमेशा एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन उसका ड्राइवर छुट्टी पर था। फिर दूसरी गाड़ी का इंतजाम किया गया। इंदिरा गांधी को आरके धवन बाकी लोग मिलकर गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाते हैं। उनके शरीर से लगातार खून बहता जा रहा था। गाड़ी के अंदर आरके धवन और सोनिया गांधी बैठती हैं। सोनिया गांधी इंदिरा गांधी का सर अपनी गोद में रखती हैं और इंदिरा गांधी को एम्स ले जाया जाता है। इंदिरा गांधी को 9:28 पर गोली लगी। 2 से 3 मिनट में वो एम्स पहुंच जाती हैं, क्योंकि एम्स बिल्कुल पास में होता है। इनको ले जाने से पहले एम्स में इन्फॉर्म कर दिया गया था। पूरे एम्स में अफरा तफरी मच गया था। डॉक्टरों ने अपनी तैयारी शुरू कर दिया। जैसे इंदिरा गांधी वहां पहुंची, उनको सीधे 8वें फ्लोर पर ले जाया गया। इंदिरा गांधी को करीब 9:38 पर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। 12 सीनियर डॉक्टरों की टीम इंदिरा गांधी को बचाने में लग गई, लेकिन जब इंदिरा गांधी ऑपरेशन थिएटर में पहुंची तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। एक गोली उनके दिल के अंदर लग गई थी, जिसकी वजह से उनका दिल काम करना बंद कर दिया था। खून उनका बहुत ज्यादा बह गया था। डॉक्टर ने उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा हुआ था। उनके शरीर से ब्लड लगातार बहता जा रहा था। डॉक्टरों ने उनको 88 बोतल ब्लड चढ़ाया। 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद 7 गोलियां उनके शरीर से निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी 23 गोलियां उनके शरीर के अंदर थी। डॉक्टरों की टीम लगातार उनको बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनके शरीर के बाकी ऑर्गन भी काम करने बंद कर रहे थे। डॉक्टरों को इंदिरा गांधी के सर्वाइवल के चांस ना के बराबर लग रहे थे। इधर ऑपरेशन थिएटर के बाहर सोनिया गांधी का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी, जो कि उस समय बंगाल के चुनावी रैली कर रहे थे, जैसे ही उनको बताया गया वो सब कुछ छोड़कर फ्लाइट पकड़ लिए। तब तक एप्स के अंदर कांग्रेस के सीनियर लीडर भी इकट्ठे होने लगे। आरके धवन अपने कैबिनेट के सभी लोगों से कहते हैं ये बात बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको इस बात का डर लग रहा था कि अगर ये बात बाहर फैल गई, इंदिरा गांधी को गोली लगी है, देश में कहीं दंगा ना हो जाए। दोपहर होते होते लोगों की भीड़ एम्स के बाहर बढ़ती जा रही थी। करीब 1 बजे डॉक्टरों की टीम ने अपने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टरों ने सबसे पहले आकर सोनिया गांधी को बताया कि हम इंदिरा गांधी को नहीं बचा सके। इतना सुनने के बाद इंदिरा गांधी को रो रो के बुरा हाल होने लगा। आरके धवन और बाकी लोग सोनिया गांधी को दिलासा देने लगे। इसके बाद अचानक करीब 1:45 बजे एक न्यूज ने एक खबर बाहर ब्रेक कर दी कि इंदिरा गांधी को गोली लगने से मौत हो गई। जैसे धीरे धीरे लोगों को पता लगना शुरू हुआ, लोगों के बीच तनाव का माहौल बनना शुरू हो गया। इसके बाद राजीव गांधी एम्स पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उनको सभी हालात के बारे में बताया गया। शाम होते होते प्रेसिडेंट ज्ञानी जैन सिंह भी वहां पहुंचे, जो कि विदेश दौरे पर गए हुए थे, लेकिन जैसे उन्हें इसकी खबर मिली वो तुरंत अपनी फ्लाइट पकड़ लिए। और जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह अपने गाड़ियों के काफिले के साथ एम्स के अंदर एंट्री कर रहे थे, उनके गाड़ियों के ऊपर पत्थर फेंके गए, उनके गाड़ियों के शीशे टूट गए और नारे भी लगाए गए, क्योंकि वह एक सरदार थे। और ये बात फैलने लगी कि जिस गार्ड ने इंदिरा गांधी को गोली मारी है वह सरदार था। इसके बाद यह आशंका लगाया जाने लगा कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के साथ जो हो रहा है तो देश में बाकी सिखों के साथ कहीं कुछ ना हो जाए। इसके बाद शाम को 6 बजे डिसाइड होता है कि अब देश को बता दिया जाए। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर पहली बार प्रसारित किया जाता है कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अब इस दुनिया में नहीं रही। जैसे एक खबर पूरे देश में पहुंचता है, जिस बात का डर था वही हुआ। पहले से तनाव का माहौल तो बन ही रहा था। इसके बाद सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए। ये दंगा 3 से 4 दिन तक चलता रहता है। इन दंगों में करीब 5000 सिख मारे जाते हैं। दंगाइयों ने सिखों को ढूंढ ढूंढ कर मारा। उस समय इतना खौफनाक मंजर था कि आज भी याद करने पर रूह कांप जाती है। आज भी दिल्ली में एक ऐसी कॉलोनी है जिसको विधवा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। सिखों को उनके घरों से ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर मार दिया गया था। उनके घरों में आग लगा दिया गया था। लाखों सिख फैमिली डर के मारे देश छोड़कर चले गए थे और बहुत से सिख दूसरे राज्यों में पलायन कर गए थे। दंगा रोकने में पुलिस नाकाम रही थी। 3 दिन के बाद सेना को बुलाया गया, तब जाके कंट्रोल किया गया, लेकिन इन 3 से 4 दिनों में हजारों परिवारों के घर उजड़ गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।